शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते की स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से, जहां ओमान के उत्तर में उस वक्त तनाव चरम पर पहुंच गया जब ईरानी गनबोट्स ने एक अमेरिकी झंडा लगे तेल टैंकर स्टेना इम्परेटिव को घेर लिया। समुद्री सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक ईरानी नौकाओं ने टैंकर को इंजन बंद करने और बोर्डिंग के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था। हालांकि टैंकर ने अचानक रफ्तार बढ़ाई और अमेरिकी युद्धपोत की सुरक्षा में अपने रास्ते पर आगे निकल गया। सुरक्षा एजेंसी वैनगार्ड का कहना है कि यह जहाज ईरान की आंतरिक जल में दाखिल नहीं हुआ था, जबकि ब्रिटेन की यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी ने भी पुष्टि की है कि ओमान से करीब 16 नॉटिकल मील दूर हथियारबंद नौकाओं ने एक जहाज को रोकने की कोशिश की। ईरान की सरकारी फोर्स न्यूज एजेंसी ने अलग बयान देते हुए दावा यह भी किया कि एक जहाज बिना कानूनी अनुमति ईरान का जो समुद्री जो बॉर्डर है उसमें वो घुस गया था, जिसे चेतावनी दी गई और वह इलाका छोड़कर चला गया और कोई बड़ा सुरक्षा हादसा नहीं हुआ। लेकिन सच चाहे जो भी हो, इस घटना ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में ला खड़ा किया है, क्योंकि यहीं से सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक अपना ज्यादातर कच्चा तेल एशिया भेजते हैं और जरा सी चिंगारी पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती थी। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में होने वाली अहम बातचीत पर भी सस्पेंस बरकरार है। तेहरान ने साफ अल्फाजों में बोल दिया कि वे सिर्फ अपने परमाणु कार्यक्रम पर बात करेगा और बैलिस्टिक मिसाइलों को किसी भी सूरत में एजेंडे का हिस्सा नहीं बनने देगा। ईरान इसे अपनी रेड लाइन बता चुका है और चेतावनी ये भी दे चुका है कि अगर उसकी सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो वह अपनी मिसाइल ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत चल रही है, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो बुरी चीजें हो सकती हैं, यानी बेकार भी चीजें हो सकती हैं। हालात तब और बिगड़ गए जब अमेरिकी सेना ने अरब सागर में विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन के करीब उड़ते एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। इसके बाद तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला और मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी नौसैनिक बेड़े को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब चलते हैं गजा की ओर, जहां युद्ध विराम के बावजूद मौत और तबाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली टैंक गोलीबारी और हवाई हमलों में गजा सिटी और खान यूनुस में कम से कम 18 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 4 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। फिलिस्तीनी हेल्थ अधिकारियों का कहना है कि इजराइल ने रफा सीमा क्रॉसिंग से मरीजों की निकासी का एक बार फिर रोक दी है, जबकि ये क्रॉसिंग महीनों बाद आंशिक रूप से खोली गई थी। रेड क्रिसेंट के मुताबिक मरीज एम्बुलेंस में तैयार बैठे थे, अस्पतालों में डॉक्टर इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त पर बताया यह गया कि आज कोई आवाजाही नहीं होगी। इजराइल की सैन्य एजेंसी कोगार्ड का दावा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से जरूरी जो बातें हैं वे नहीं मिली हैं, जबकि WHO की तरफ से कोई सही प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अक्टूबर में हुए युद्ध विराम के बाद से अब तक इजरायली गोलीबारी में 530 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि फिलिस्तीनी गुटों ने 4 इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया है। जनवरी में युद्ध विराम की दूसरे चरण की घोषणा कर दी गई थी, जिसमें गजा के भविष्य के शासन और दोबारा से उसको रिबिल्ड करने की बातचीत हो रही थी, लेकिन जमीन पर हालात बताते हैं कि शांति अब भी बहुत दूर है। अब जरा रुख करते हैं उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण एशिया की तरफ, जहां एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जो आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र की राजनीति बदल सकता है। लीबिया के ताकतवर सैन्य नेता खलीफा हफ्तार ने पाकिस्तान का एक दुर्लभ दौरा किया है। रावलपिंडी स्थित GHQ में उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाकात की है, जहां क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य सहयोग पर गहन चर्चा हुई है। इसके बाद हफ्तार अपने बेटे सद्दाम के साथ इस्लामाबाद पहुंचे और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है। यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और हफ्तार की पूर्वी लीबियाई सरकार के बीच करीब $4 अरब का हथियार सौदा तय हुआ है, जिसे पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात बताया जा रहा। लीबिया इस समय 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ त्रिपोली में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार है, जिसके मुखिया अब्दुल हमीद उबैद बे हैं, जबकि दूसरी तरफ पूर्वी लीबिया पर हफ्तार का नियंत्रण है। हफ्तार के UAE और सऊदी अरब से करीबी रिश्ते हैं और सूडान के संघर्ष में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को समर्थन देने को लेकर उनके रिश्ते मिस्र और सऊदी अरब से भी
तनावपूर्ण रहे हैं। वहीं पाकिस्तान हाल के वर्षों में सऊदी अरब के और नज़दीक आया है और दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते भी हो चुके हैं। तुर्की भी पाकिस्तान और रियाद के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इन तमाम खबरों को एक साथ जोड़कर अगर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में नौसैनिक टकराव, गजा में जारी खून खराबा और लीबिया पाकिस्तान के बीच उभरता सैन्य गठजोड़ सब एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा है। एक ऐसी दुनिया की कहानी जो तेजी से नए शक्ति संतुलन और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आने वाले दिन बातचीत और समझौता लेकर आएंगे या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को आग और बारूद के साथ दोहराएगा। शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से, जहां ओमान के उत्तर में उस वक्त तनाव चरम पर पहुंच गया जब ईरानी गनबोट्स ने एक अमेरिकी झंडा लगे तेल टैंकर स्टेना इंपरेटिव को घेर लिया। समुद्री सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक ईरानी नौकाओं ने टैंकर को इंजन बंद करने और बोर्डिंग के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था। हालांकि टैंकर ने अचानक रफ्तार बढ़ाई और अमेरिकी युद्धपोत की सुरक्षा में अपने रास्ते पर आगे निकल गया। सुरक्षा एजेंसी वैनगार्ड का कहना है कि यह जहाज ईरान के आंतरिक जल में दाखिल नहीं हुआ था, जबकि ब्रिटेन की यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी ने भी पुष्टि की है कि ओमान से करीब 16 नॉटिकल मील दूर हथियारबंद नौकाओं ने एक जहाज को रोकने की कोशिश की। ईरान की सरकारी फोर्स न्यूज एजेंसी ने अलग बयान देते हुए दावा यह भी किया कि एक जहाज बिना कानूनी अनुमति ईरान का जो बॉर्डर है उसमें वो घुस गया था, जिसे चेतावनी दी गई और वह इलाका छोड़कर चला गया और कोई बड़ा सुरक्षा हादसा नहीं हुआ। लेकिन सच चाहे जो भी हो, इस घटना ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में ला खड़ा किया है, क्योंकि यहीं से सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक अपना ज्यादातर कच्चा तेल एशिया भेजते हैं और जरा सी चिंगारी पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती थी। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में होने वाली अहम बातचीत पर भी सस्पेंस बरकरार है। तेहरान ने साफ अल्फाजों में बोल दिया कि वे सिर्फ अपने परमाणु कार्यक्रम पर बात करेगा और बैलिस्टिक मिसाइलों को किसी भी सूरत में एजेंडे का हिस्सा नहीं बनने देगा। ईरान इसे अपनी रेड लाइन बता चुका है और चेतावनी ये भी दे चुका है कि अगर उसकी सिक्योरिटी को खतरा हुआ तो वह अपनी मिसाइल ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत चल रही है, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो बुरी चीजें हो सकती हैं, यानी बेकार भी चीजें हो सकती हैं। हालात तब और बिगड़ गए जब अमेरिकी सेना ने अरब सागर में विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन के करीब उड़ते एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। इसके बाद तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला और मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी नौसैनिक बेड़े को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब चलते हैं गजा की ओर, जहां युद्ध विराम के बावजूद मौत और तबाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली टैंक गोलीबारी और हवाई हमलों में गजा सिटी और खान यूनुस में कम से कम 18 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 4 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। फिलिस्तीनी हेल्थ अधिकारियों का कहना है कि इजराइल ने रफा सीमा क्रॉसिंग से मरीजों की निकासी का एक बार फिर रोक दी है, जबकि ये क्रॉसिंग महीनों बाद आंशिक रूप से खोली गई थी। रेड क्रिसेंट के मुताबिक मरीज एम्बुलेंस में तैयार बैठे थे, अस्पतालों में डॉक्टर इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिरी वक्त पर बताया यह गया कि आज कोई आवाजाही नहीं होगी। इजराइल की सैन्य एजेंसी कोगार्ड का दावा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से जरूरी जो बातें हैं वे नहीं मिली हैं, जबकि WHO की तरफ से कोई सही प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अक्टूबर में हुए युद्ध विराम के बाद से अब तक इजरायली गोलीबारी में 530 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि फिलिस्तीनी गुटों ने 4 इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया है। जनवरी में युद्ध विराम के दूसरे चरण की घोषणा कर दी गई थी, जिसमें गजा के भविष्य के शासन और दोबारा से उसको रिबिल्ड करने की बातचीत हो रही थी, लेकिन जमीन पर हालात बताते हैं कि शांति अब भी बहुत दूर है। अब जरा रुख करते हैं उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण एशिया की तरफ, जहां एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जो आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र की राजनीति बदल सकता है। लीबिया के ताकतवर सैन्य नेता खलीफा हफ्तार ने पाकिस्तान का एक दुर्लभ दौरा किया है। रावलपिंडी स्थित GHQ में उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर से मुलाकात की है, जहां क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य सहयोग पर गहन चर्चा हुई है।
इसके बाद हफ्तार अपने बेटे सद्दाम के साथ इस्लामाबाद पहुंचे और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई है। ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान और हफ्तार की पूर्वी लीबियाई सरकार के बीच करीब 4 अरब डॉलर का हथियार सौदा तय हुआ है, जिसे पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात बताया जा रहा है। लीबिया इस समय 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ त्रिपोली में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार है जिसके मुखिया अब्दुल हमीद उबैद बे हैं, जबकि दूसरी तरफ पूर्वी लीबिया पर हफ्तार का नियंत्रण है। हफ्तार के यूएई और सऊदी अरब से करीबी रिश्ते हैं और सूडान के संघर्ष में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को समर्थन देने को लेकर उनके रिश्ते मिस्र और सऊदी अरब से भी तनावपूर्ण रहे हैं। वहीं पाकिस्तान हाल के वर्षों में सऊदी अरब के और नज़दीक आया है और दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते भी हो चुके हैं। तुर्की भी पाकिस्तान और रियाद के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इन तमाम खबरों को एक साथ जोड़कर अगर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में नौसैनिक टकराव, गजा में जारी खून खराबा और लीबिया पाकिस्तान के बीच उभरता सैन्य गठजोड़ सब एक ही बड़ी कहानी का हिस्सा है। एक ऐसी दुनिया की कहानी जो तेजी से नए शक्ति संतुलन और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आने वाले दिन बातचीत और समझौता लेकर आएंगे या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को आग और बारूद के साथ दोहराएगा।